नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कृषि पर्यवेक्षक के लिए हम बात कर रहे हैं पशुपालन विज्ञान की, एनिमल हस्बेंड्री की। और एनिमल हस्बेंड्री को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट हमारा था एलपीएम, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसमें हमने बात की थी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट के बारे में। इनको हम कवर कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने उन वीडियोस को देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है उनको जरूर देख ले, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहां से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। आज हम बात करेंगे वेटेनरी साइंस की। इसके बाद हमारे 2 और बचेंगे पार्ट। कौन कौन से? एक तो डेयरी केमिस्ट्री बचेगा और हमारा बचेगा लास्ट मैनेजमेंट या अदर, जिसमें जैसे कि पशुओं की उम्र ज्ञात करना, वजन ज्ञात करना, बधियाकरण, सींग रोधन, पशु पोषण, पशु आवास, सबको हम लास्ट वाले टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वेटेनरी साइंस का है, एनिमल हेल्थ का है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रोग क्या होता है, रोगों का वर्गीकरण क्या है, रोग होने का कारण क्या है, कौन कौन से रोग आपके सिलेबस में दे रखे हैं, कहां से क्वेश्चन आता है, सारे के सारे टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पशु स्वास्थ्य या एनिमल हेल्थ में जो आपका टॉपिक आता है मेरे दोस्तों, वो आता है रोग। कि सर रोग क्या होता है, या इसी को हम बीमारी भी बोलते हैं, या इसी को डिजीज भी बोलते हैं। तो रोग, डिजीज या बीमारी क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषा इसकी हम देने वाले हैं। तो बहुत आसान है। स्वस्थ मतलब पशु की स्वस्थ दशा से विचलित होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? रोग कहा जाता है। इसे समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा, नोट कीजिए। स्वस्थ दशा से, स्वस्थ दशा, स्वस्थ दशा से विचलित होने की दशा, विचलित होने, विचलित होने की, विचलित होने की दशा, विचलित होने की दशा को रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोग कहा जाता है। देखो समझ में आएगा। स्वस्थ पशु क्या होता है? सर स्वस्थ पशु वो होता है जिसका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो, ना तो कम हो और ना ही ज्यादा हो। जिसकी नाड़ी की गति सही से चल रही हो, ना तो कम हो और ना ही ज्यादा हो। इसके अलावा जिसका कहने का मतलब है श्वास दर अच्छे से चल रही हो, श्वास अच्छे से ले पा रहा हो, ना तो कम ले रहा हो और ना ही ज्यादा ले रहा हो। ऐसी अवस्था को हम स्वस्थ पशु बोलते हैं, या स्वस्थ स्वस्थ एनिमल। ठीक है। इसके अलावा जस्ट यहाँ पे अपोजिट हमने बात की है कि ऐसा पशु जिसमें ना तो शारीरिक तापमान सही से चल रहा हो, कहने का मतलब है बॉडी टेम्परेचर हो सकता है कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, नाड़ी की गति कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, इसके अलावा श्वसन दर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। ऐसी स्टेज वाले एनिमल को हम क्या बोलेंगे कि सर वो बीमार पशु है। तो सीधा सीधा याद रखना है, स्वस्थ अवस्था या स्वस्थ दशा से विचलित होने की अवस्था या दशा को क्या कहा जाता है? रोग कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो बेसिक सी बात हो गई रोग की। अब हम बात करेंगे रोग में, जैसे कि मैंने 3 पॉइंट आपको बताए कि एक तो बॉडी टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, नाड़ी की गति है और श्वसन दर है। इन तीनों को मेजर करना है अच्छे तरीके से। तो कैसे मेजर करेंगे, कहां से मेजर करेंगे और कितना कितना होता है, इन सभी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में। किसमें बात करेंगे? बॉडी टेम्परेचर या फिर शारीरिक तापमान। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से है कि बॉडी टेम्परेचर किस मीटर के द्वारा, किस उपकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो आप सबको पता होगा इंसानों में किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? थर्मामीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। थर्मामीटर को मुंह में रख दिया जाता है या इधर बगल में रख दिया जाता है, उससे बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाता है। ठीक उसी प्रकार गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट जो भी है पशु हैं, उनके अंदर भी जो शारीरिक तापमान है किस उपकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा कि सर थर्मामीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा? थर्मामीटर। अच्छे से याद रखना है। अब बात आती है कि सर इंसानों में तो थर्मामीटर को मुंह में रख देते हैं या इधर साइड में रख देते हैं, लेकिन गाय, भैंस, भेड़, बकरी में कहां पे रखकर पता करेंगे? तो सीधा सीधा याद रखना है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी पशुओं में मलाशय के अंदर थर्मामीटर को रखकर शारीरिक तापमान ज्ञात किया जाता है। लेकिन कभी कभार मलाशय में थर्मामीटर को रखना संभव नहीं होता है, क्योंकि गोबर काफी ज्यादा एक तरीके से हार्ड होता है। उस केस में क्या करेंगे? योनि के अंदर थर्मामीटर को रखकर पशुओं का शारीरिक तापमान ज्ञात किया जाता है। तो चलिए एरो लगाकर लिखोगे। पशुओं में, पशुओं में थर्मामीटर को, थर्मामीटर को
मलाशय कहां पर रखेंगे मेरे दोस्तों, बोलते चलो, मलाशय या योनि, योनि में रख कर बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाता है। या आपको याद रखना है तो सीधा सीधा याद रखोगे कहां पर, मलाशय और योनि। अब याद रखना थर्मामीटर ऐसे डायरेक्ट अंदर नहीं जाएगा, तो उस केस में क्या करते हैं कंपाउंडर, जो थर्मामीटर होता है उसके ऊपर या तो वेसलीन लगा देते हैं या ग्लिसरीन लगा देते हैं, जिसकी वजह से थर्मामीटर क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है। और जब वो चिकना हो जाएगा तो आसानी से अंदर जा पाएगा और आसानी से बॉडी टेम्परेचर हम मेजर कर पाएंगे। तो अगला एरो लगा के आप लिखोगे थर्मामीटर, थर्मामीटर पर ग्लिसरीन, ग्लिसरीन या वेसलीन, या वेसलीन लगाकर, वेसलीन लगाकर चिकना किया जाता है। वेसलीन लगाकर चिकना, चिकना किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि आसानी से अंदर जा सके, या आपको याद रखना है। अब एग्जामिनर है कई बार बहुत डीपली भी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्मामीटर को कहां पर रखेंगे, या तो मलाशय में या योनि में रखेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, सही बॉडी टेम्परेचर कब मेजर होगा, तो सीधा सीधा याद रखना है सही बॉडी टेम्परेचर कब मेजर होगा, रेक्टम के अंदर जो श्लेष्मिक झिल्ली है उसको टच करना चाहिए थर्मामीटर, तब जाके सही बॉडी टेम्परेचर ज्ञात होता है। तो अगला एरो लगा के लिखोगे, अगला एरो लगाना और लिखना रेक्टम की श्लेष्मिक, रेक्टम की श्लेष्मिक झिल्ली, अगर रेक्टम की श्लेष्मिक झिल्ली को क्या हो गया मेरे दोस्तों, टच हो गया, क्या थर्मामीटर तब जाके अच्छे से बॉडी टेम्परेचर मेजर होगा। तो सीधा सीधा याद रखना है कि सही शारीरिक तापमान कब ज्ञात होता है, जब रेक्टम की श्लेष्मिक झिल्ली को थर्मामीटर अगर टच कर जाए, छू ले उसको अच्छे से, तब जाके शारीरिक तापमान अच्छे से आ पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा कि सर थर्मामीटर को हम कितनी देर तक रखेंगे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो कितनी देर तक रखोगे, आधा घंटा, 1 घंटा, नहीं, 1 से 1.5 मिनट तक आपको रखना है। कितने मिनट तक, तो सीधा सीधा लिखोगे अगला एरो लगा के थर्मामीटर को, थर्मामीटर को मलाशय में, मलाशय में 1 से 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट तक रखा जाता है, रखा जाता है। ये लाइन आपको अच्छे से याद कर लेनी है। इसके अलावा जैसे कि जो पशु 2-4 मील चलकर आए हो, या फिर हल चलाकर आए हो, या बैलगाड़ी लेकर आए हो, ऐसे पशुओं का शारीरिक तापमान हम कब ज्ञात करेंगे, क्या हाथों हाथ कर लेंगे, नहीं, तो बॉडी टेम्परेचर ज्यादा आएगा। सीधी सी बात है यार, पशु चलकर आ रहा है दूर से, लंबी दूरी तय करके आ रहा है, उस केस में अगर आप उसका बॉडी टेम्परेचर मेजर करोगे तो गलत आएगा। गलत कैसे आएगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। जैसे कि गर्भवती गाय की अगर मैं बात करूं, तो जो गर्भवती गाय है उसका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हमेशा ज्यादा रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो अगला एरो लगा के लिखोगे 2-4 मील, 2-4 मील चलकर, चलकर आए हुए, आए हुए पशुओं, आए हुए पशुओं का बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कम से कम, कम से कम आधा घंटा बाद, आधा घंटा बाद ज्ञात करना चाहिए, ज्ञात करना चाहिए, तब जाके उसका शरीर का तापमान अच्छे से और सही आ पाएगा। इसके अलावा ये तो बात हो गई नॉर्मल पशुओं की, लेकिन एग्जामिनर अगर आपसे रेस के घोड़े का पूछ ले कि जो रेस में जो घोड़े होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर कब ज्ञात करना चाहिए, आपने देखा होगा वो रेस लगाकर आते हैं, क्या आते ही हमें बॉडी टेम्परेचर ज्ञात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर उनका तो बॉडी टेम्परेचर पहले से बढ़ा हुआ रहेगा। तो उस केस में कम से कम 2 घंटे पश्चात हमें उनका बॉडी टेम्परेचर ज्ञात करना है। तो अगला एरो लगा के आप लिखोगे रेस के घोड़ों का, रेस के घोड़ों, रेस के घोड़ों का बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर या शारीरिक तापमान 2 घंटे, 2 घंटे विश्राम, 2 घंटे विश्राम के बाद ज्ञात करना चाहिए, 2 घंटे विश्राम के बाद ज्ञात करना
ज्ञात करना चाहिए। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके अलावा एक लास्ट एरो और लगाओगे आप, जिसमें लिखोगे कि गर्भवती गाय का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा होता है। गर्भवती गर्भवती गाय का या गर्भवती पशु, ठीक है ना, गर्भवती पशु का बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है। मैंने देखा है जितने भी स्टूडेंट है तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, सीधा सीधा पशुओं का शरीर का तापमान याद कर लेते हैं, जैसे कि गाय का, भैंस का, भेड़ का, बकरी का। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जामिनर कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो इन जगहों से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि उसने पूछ लिया कि सही बॉडी टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए या सही बॉडी टेम्परेचर कब आएगा, तो सीधा सीधा याद रखना है रेक्टम की श्लेष्मिक झिल्ली को टच करना चाहिए। थर्मामीटर को कितनी देर तक मलाशे में रखेंगे, तो 1 से 1.5 मिनट तक रखेंगे। इसके अलावा 2-4 मील चलकर आए हुए पशु का बॉडी टेम्परेचर कम से कम आधा घंटा पश्चात हमें ज्ञात करना चाहिए। जो रेस के घोड़े होते हैं उनका 2 घंटे पश्चात हमें ज्ञात करना चाहिए। इसके अलावा जो गर्भवती गाय है इसका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पहले से बढ़ा हुआ रहता है शारीरिक तापमान। तो ये तो बात हो गई बेसिक। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ पशुओं का शारीरिक तापमान हम देखने वाले हैं, जैसे कि गाय का कितना होता है, भैंस का, भेड़ का, बकरी का, ऊंट का, घोड़े का, मुर्गियों का, इन सब का, ठीक है। तो एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ आप लिखोगे पशु और एक तरफ आप लिखोगे बॉडी टेम्परेचर। क्या लिखोगे, बॉडी टेम्परेचर। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कितना कितना होता है। यहाँ पर हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर फ़ारेनहाइट में भी आपको ऑप्शन दे देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, गाय, केटल, बोस इंडिकस, बोस टोरस, जूलॉजिकल नेम आपको याद होने चाहिए। तो गाय का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ये होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, तो याद रखोगे 38.5 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है। लेकिन सर एग्जामिनर फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो उस केस में आपको बताना है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना बताना है, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए बात कर लेते हैं किसकी, गई भैंस पानी में बुबेलिस कार्बेंसेसिस, इसका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। तो याद रखना इसका बॉडी टेम्परेचर कम होता है, कितना, 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको याद रखना है। तो ये बात किसकी हो गई है, गाय भैंस की हो गई है। और आई होप आपको याद भी हो रहा होगा साथ के साथ में 38.5 डिग्री गाय का है, 37.5 डिग्री भैंस का है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बकरी और भेड़। अगर हम बात करें कि बकरी का कितना होता है, गोट का कितना होता है, केपरा हिरकस का कितना होता है, तो आपको याद रखना है 39.1 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 39.1 डिग्री सेल्सियस गोट का होता है। बात करें फ़ारेनहाइट में तो 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको याद रखना है। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं भेड़ का कितना होता है बॉडी टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं सिप की, ऑविस एरिस की, तो भेड़ का जो होता है मेरे दोस्तों ये होता है 39 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 39 डिग्री सेल्सियस। और बात करें फ़ारेनहाइट में तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको बताना है। कितना बताना है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको बताना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सुअर का कितना होता है। सुअर, बात कर रहा हूं किसकी, पिग की, सस स्क्रोफा इसका जूलॉजिकल नेम है। तो सुअर का होता है 39.2 डिग्री सेल्सियस, 39.2 डिग्री सेल्सियस किसका होता है, सुअर का। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना, 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको याद रखना है। तो ये बात हो गई किसकी, सुअर की। इसके अलावा हम बात करें मुर्गी की बात करें कि मुर्गियों के शरीर का तापमान कितना होता है, तो ये होता है 41.7 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 41.7 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन हम बात करें कि सर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो याद रखना है 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको याद रखना है। कितना याद रखना है, 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें कि सर घोड़े का कितना होता है, तो घोड़े का होता है 39.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। बात की हमने शारीरिक तापमान, गाय का जूलॉजिकल नेम बॉस इंडिकस बोस टोरस होता है और इसका बॉडी टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। भैंस की बात की तो 37.5 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट।
बकरी की बात की 39.1 डिग्री सेल्सियस 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। भेड़ की बात की तो 39 डिग्री सेल्सियस 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अलावा सुअर की बात की तो 39.2 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अलावा मुर्गी की 41.7 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। घोड़े का हमने क्या बोला 39.2 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो भी आप जस्ट इसके नीचे नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों नाड़ी की गति की। किसकी बात करेंगे? नाड़ी की गति। नाड़ी की गति, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पशु स्वास्थ्य के अंदर हमने बात की थी रोग के बारे में, और रोग में हमने 3 मेन पॉइंट पे बात की थी। एक तो कि उसका बॉडी टेम्परेचर सही से होना चाहिए, उसकी नाड़ी की गति और उसकी श्वसन दर। अब हमें पता होना चाहिए कि कितनी बार नाड़ी की गति चलती है, श्वसन दर 1 मिनट में कितनी बार होती है, तब जाके सही आंसर हम लगा पाएंगे। तो चलिए नाड़ी की गति की बात करते हैं, पल्स रेट की बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक सा क्वेश्चन, गाय और भैंस में, गाय व भैंस की बात करते हैं। गाय भैंस की बात करने से पहले थोड़ा सा इंसानों की बात करेंगे। अगर इंसानों में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पल्स रेट कहाँ से चेक करता है? कहाँ से करता है? सर हमारी जो कलाई है, यहाँ पर, यहाँ जो धमनी है, उसको मेजर करके हमें बताता है कि हमारी नाड़ी की गति कैसी चल रही है। क्या गाय भैंस में भी ऐसा ही करता है क्या? तो बिल्कुल ऐसा नहीं करता है। गाय भैंस के अंदर एक धमनी पाई जाती है जिसका नाम है कॉक्सिजियल धमनी, और ये कहाँ पर पाई जाती है? पूंछ में पाई जाती है। तो पूंछ से इसकी नाड़ी की गति का पता लगाया जाता है। तो सीधा सीधा याद रखोगे, गाय भैंस में कौन सी धमनी? कॉक्सिजियल धमनी, कॉक्सिजियल धमनी। और कॉक्सिजियल धमनी कहां पर होती है? तो सीधा सीधा याद रखना है कि पूंछ में पाई जाती है। इसको पकड़ के क्या ज्ञात किया जाता है? तो याद रखोगे नाड़ी की गति या फिर पल्स रेट। चलिए बात कर लेते हैं इसके अलावा हम घोड़े में, जैसे कि घोड़े में कहां से ज्ञात करेंगे? घोड़े में, तो घोड़े में एक धमनी पाई जाती है फेस पर या चेहरे पर, जिसको फेसियल धमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेसियल, फेसियल धमनी। इसके द्वारा मेजर किया जाता है। और फेसियल धमनी कहां पर पाई जाती है? तो सीधा सीधा याद रखोगे चेहरे पर। कहां पर होती है? चेहरे पर, जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा फेस। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें भेड़ व बकरी में, भेड़ और बकरी में, भेड़ व बकरी की अगर हम बात करें तो फेमोरल धमनी, कौन सी धमनी? फेमोरल, फेमोरल धमनी। और फेमोरल धमनी कहां पर पाई जाती है? तो ये टांगों में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? टांग के अंदर पाई जाती है। तो याद रखना है, तीनों का अलग अलग बता दिया है। एग्जामिनर गाय भैंस का पूछे तो कॉक्सिजियल धमनी बताना है, घोड़े का पूछे तो पेसियल धमनी बताना है। इसके अलावा भेड़ व बकरी का पूछे तो आपको फेमोरल धमनी बताना है। कहां कहां पर उपस्थित होती है इनकी भी हमने बात की। कॉक्सिजियल पूंछ पर होगी, इसके अलावा फेशियल चेहरे पर होगी, और फेमोरल की हमने बात की तो ये कहां पर होगी? टांग पर होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि नाड़ी की गति कितनी होती है कौन कौन से पशुओं की। तो एक टेबल बनाएंगे, टेबल से हम समझने वाले हैं। एक तरफ आप लिखोगे पशु और एक तरफ आप लिखोगे नाड़ी की गति। क्या लिखोगे? नाड़ी की गति। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे गाय के बारे में। गाय, अगर हम बात करें गाय की, तो गाय में जो नाड़ी की गति होती है, गाय में जो नाड़ी की गति होती है वो कितनी होती है? फटाफट आंसर दीजिए। गाय की बात कर रहे हैं, गाय, तो गाय में होती है 40 से 45 बार प्रति मिनट। ये आपको याद रखना है। कितनी बार? 40 से 45 बार प्रति मिनट। इसके अलावा हम बात करें जैसे कि भैंस, तो भैंस में भी कितनी होती है? दोनों में एक ही होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं। 45 से 50 बार, 45 से 50 बार प्रति मिनट। कंफ्यूज मत होना अगर एनसीईआरटी में आपको 45 से 55 लिखा हुआ मिले तो, है ना, 19-20 आपके चलता है। इसके अलावा हम बात करें जैसे कि बकरी, तो बकरी में जो नाड़ी की गति होती है ये कितनी होती है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। ये होती है 70 से 80 बार प्रति मिनट। कितनी होती है? 70 से 80 बार, 70 से 80 बार प्रति मिनट। साथ ही हम बात कर लेते हैं भेड़, भेड़ में नाड़ी की गति कितनी होती है? तो ये भी होती है 70 से 80 बार, 70 से 80 बार प्रति मिनट, आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें कि ऊंट में कितनी होती है नाड़ी की गति, तो ऊंट में होती है 28 से 32 बार, 28 से 32 बार प्रति मिनट, आपको याद रखना है।
ऊंट के अलावा जैसे कि बात करें सुअर, सुअर में नाड़ी की गति कितनी होती है, तो सुअर में होती है 60 से 80 बार, 60 से 80 बार प्रति मिनट। इसके अलावा हम बात करें कि मुर्गियों में नाड़ी की गति कितनी होती है, तो ये होती है 200 से 400 बार, 200 से 400 बार प्रति मिनट। ये डेटा आपको याद रखना है, 2-4 बार टेबल बनाओगे रजिस्टर में, याद करोगे, याद हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। गाय में नाड़ी की गति 40 से 45 बार, भैंस में 45 से 50 बार, भेड़ व बकरी में दोनों में बराबर है 70 से 80, 70 से 80, ऊंट में 28 से 32 बार है, सुअर में 60 से 80 बार है, और मुर्गी में कितना है 200 से 400 बार प्रति मिनट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे श्वसन की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे, श्वसन, रेस्पिरेशन रेट इसको बोलते हैं, रेस्पिरेशन रेट, ये आपको याद रखना है। अब श्वसन कैसे ज्ञात करेंगे, तो सीधा सा है, नाक के आगे हथेली लगाकर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार पशु श्वास ले रहा है। ठीक है, उच्छ्वास और निश्वास और विश्राम, 3 कंडीशन होती है श्वास में। एक तो उच्छ्वास, ठीक है, और एक होता है निश्वास, श्वास छोड़ा और थोड़ा सा जस्ट बीच में विश्राम लिया मैंने, फिर वापस उच्छ्वास करूंगा। ठीक है, तो 3 कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन में किस तरीके से ज्ञात करेंगे, नाक के आगे हथेली लगाकर हम मेजर करेंगे। इन तीनों में से हमें सिर्फ एक को ही गिनना है, या तो उच्छ्वास को गिन लो या फिर निश्वास को गिन लो। तो याद रखोगे, एरो लगा के लिखोगे, नाक के आगे, नाक के आगे हथेली लगाकर, हथेली लगाकर क्या ज्ञात करते हैं, श्वसन दर ज्ञात करते हैं कि पशु 1 मिनट में कितनी बार श्वास ले रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हाथ लगाना संभव नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर हाथ लगा के हम ज्ञात नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में हम फोक को गिनकर, किसको, फोक, फोक को गिनकर, गिनकर भी पता कर सकते हैं। अब फोक में क्या होता है समझेंगे, इसमें एक तो होता है गिरना और एक होता है उठना। फोक जानते हो ना, नीचे इस तरीके से होती है कि कितनी बार गिर रही है और कितनी बार उठ रही है, दोनों को नहीं गिनना, पर्टिकुलर दोनों में से एक को गिनना है, या तो उठने उठने को गिन लो या फिर गिरने गिरने को गिन लो, है ना, 1 मिनट में। तो आपके क्या आ जाएगी, श्वसन दर निकल के आ जाएगी कि पशु 1 मिनट में कितनी बार श्वास ले रहा है। तो या तो नाक के आगे हथेली लगाओ या फिर फोक की संख्या को गिनकर आप याद रखोगे। फोक को इंग्लिश में बोला जाता है फ्लैंक, क्या बोलते हैं, फ्लैंक। तो फ्लैंक की संख्या को गिनकर। चलिए बात कर लेते हैं पशुओं का, मतलब श्वसन की बात कर लेते हैं कि कितनी बार श्वास लेता है। तो एक तरफ तो आप लिखोगे पशु और एक तरफ आप लिखोगे श्वसन दर। क्या लिखोगे, श्वसन दर। एक टेबल बनाएंगे, बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले गाय की। गाय 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेती है, तो सीधा सीधा आंसर जाएगा कि सर 20 से 25 बार प्रति मिनट श्वास लेती है। कितनी बार, 20 से 25 बार प्रति मिनट हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें भैंस कितनी बार श्वास लेती है, तो भैंस लेती है 16 से 20 बार। कितनी बार, 16 से 20 बार प्रति मिनट, आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें भेड़ व बकरी की, भेड़ व बकरी की अगर हम बात करें तो दोनों का सेम आएगा। बकरी और भेड़ की अगर हम बात करें तो ये दोनों 12 से 20 बार प्रति मिनट श्वास लेती है। कितनी बार, 12 से 20 बार प्रति मिनट। इसमें भी क्या लिखोगे, 12 से 20 बार प्रति मिनट आपको याद रखना है। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी की बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि ऊंट कितनी बार श्वास लेता है। कैमेलस ड्रोमेडेरी, कैमेलस बैक्टीरियंस आपको याद होगा, तो ये 1 मिनट में 5 से 7 बार श्वास लेता है। कितने मिनट में, 1 मिनट में 5 से 7 बार श्वास लेगा ऊंट। इसके अलावा बात करें कि सुअर कितनी बार श्वास लेता है। ठीक है, सुअर, तो सुअर का याद रखना है आपको। सुअर, सुअर लेता है मेरे दोस्तों 8 से 18 बार प्रति मिनट। कितना, 8 से 18 बार प्रति मिनट। इसके अलावा जैसे कि बात करें घोड़ा कितना लेता है, तो घोड़े का आपको याद रखना है, साइड में लिख लेना। घोड़ा, घोड़ा लेता है आपके 8 से 16 बार। कितने बार, 8 से 16 बार प्रति मिनट। इसके अलावा हम बात करें मुर्गी, मुर्गी, तो मुर्गी कितनी बार श्वास लेती है 1 मिनट में, 15 से 30 बार। तो ये हो गए आपके श्वसन दर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि रोग क्या होता है, पशु स्वास्थ्य क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा है कि हम
बॉडी टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, कौन कौन से पशुओं का कितना कितना होता है, नाड़ी की गति कैसे पता करेंगे कितनी कितनी होती है। इसके अलावा लास्ट में हमने बात की श्वसन दर की, कि श्वसन दर कहाँ से मेजर करेंगे और कौन कौन से पशुओं की श्वसन दर कितनी होती है 1 मिनट के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं रोगी पशु की पहचान क्या होती है। तो देखो रोगी पशु की पहचान यही होगी कि एक तो वो अपना जो रेवड़ होता है उससे अलग रहेगा, है ना, जो पूरा का पूरा झुंड होता है उससे अलग रहने लग जाएगा। इसके अलावा जो वो पेशाब त्यागेगा उसमें या तो पीला रंग होगा या कभी कभी लाल रंग भी होता है, या याद रखना उसमें दुर्गंध आने लग जाती है, या फिर कम त्यागने लग जाता है या अधिक त्यागने लग जाता है, उदास रहता है, बेचैन रहता है। इसके अलावा उसका नाड़ी की गति बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, श्वसन दर कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, बॉडी टेम्परेचर कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो कई सारी पहचान है जिससे आप पहचान सकते हो कि पशु बीमार है या नहीं है। अगर ये सारे के सारे केस उसमें नहीं है तो कहने का मतलब है पशु आपका स्वस्थ है। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे रोगों के वर्गीकरण की, जिसके अंदर रोगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो आपके सिलेबस में रोग दे रखे हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे जाए और अपना अपना ओपिनियन दे के जाए कि आपको कैसा समझ में आया है। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।